नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस में स्वागत है। आज तारीख है 27 जून 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है ये। आज वीडियो लाने में थोड़ी सी देर हो गई है क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश और इन सब का माहौल था, तो इंटरनेट काम ही नहीं कर रहा था सुबह से। और चलिए कोई बात नहीं, शुरू करते हैं। 27 जून हो गया है आज गुरु, ध्यानपूर्वक देख लेना तारीख को। रोज़ सुबह सुबह ये आदमी आके तारीख याद दिला जाता है, पता नहीं क्या दुश्मनी है इस आदमी की आप लोगों से। चलिए कोई बात नहीं, देखते। 27 जून हो गया है और जल्दी मैं आपको एक स्ट्रेटजी वीडियो भी दे दूंगा कि जिससे भाई अगला 90 दिन किस प्रकार से क्या क्या पढ़ना चाहिए, एक दिशा दिखाने की कोशिश करूँगा। बाकी आपकी अपनी अगर स्ट्रेटजी है तो अपनी स्ट्रेटजी से बेस्ट स्ट्रेटजी दुनिया में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है। भले ही कितना भी महान टीचर हो, कितना भी बड़ा टीचर हो, कोई अगर आपको कुछ बता रहा हो तो अपना पहले देखिएगा, उसके पश्चात उसका देखिएगा। शुरू करते हैं। हेडलाइन देखिए क्या है कि कल आपको पता है कि ओम बिरला जी ये कोटा से सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के। इनको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं, ये सब चीज़ें एलओपी नहीं, स्पीकर ऑफ सदन, जो अपना स्पीकर होता है लोकसभा का, वो इनको इलेक्ट किया गया है। और आपको पता है कि स्पीकर का इस बार इलेक्शन हुआ है और पहली बार हुआ है बहुत सालों के पश्चात। इससे पहले भी 4 बार हो चुका है, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। उसके साथ साथ लीडर ऑफ अपोजिशन के रूप में राहुल गांधी जी बने हैं। लीडर ऑफ सदन कौन होता है? तो प्राइम मिनिस्टर लीडर ऑफ सदन होता है, ध्यान दीजिएगा। सदन का नेता कौन होता है? तो प्रधानमंत्री होता है। लीडर ऑफ अपोजिशन कौन होता है? तो इस बार राहुल गांधी जी हैं। और लीडर ऑफ अपोजिशन को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, उसको संसद भवन में एक कार्यालय एलोकेट किया जाता है, कार्यालय होता है उसका, उसको स्टाफ एलोकेट किए जाते हैं लीडर ऑफ अपोजिशन को की सहायता करने के लिए। उसके साथ साथ में जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा, कोई भी फालतू की चीज़ नहीं बता रहा हूँ, सारे आपके पीटी एग्जामिनेशन मेन से पीटी में पूछा जा सकता है। जब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होता है तो डिप्टी स्पीकर के बगल में उनको पहले पंक्ति में बिठाने की जगह भी दी जाती है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन का ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में, ये क्या मैंने शब्द यूज कर लिया, तो दरअसल में अपने यहाँ पर जो पॉलिटिकल सिस्टम अपनाया गया है वो कौन सा है बंधुओं? तो वो है आपका ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम। ब्रिटिश पार्लियामेंट से हमने लिया है। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम एक शानदार सी चीज़ होती है जिसका अपने यहाँ पर नहीं है। वो है क्या? तो शैडो कैबिनेट, छाया मंत्रिमंडल इसको कहा जाता है, जिसमें जो अपोजिशन का लीडर होता है उसको कैबिनेट प्रधान, उसको शैडो प्राइम मिनिस्टर कहा जाता है। हर मिनिस्टर के विपरीत एक शैडो मिनिस्टर को एलोकेट किया जाता है। ब्रिटिश के पार्लियामेंट में, अपने पार्लियामेंट में वो सुविधा अभी तक नहीं अपनाई गई है। उस शैडो कैबिनेट का क्या काम होता है? तो जैसे शिक्षा मंत्री है तो शैडो शिक्षा मंत्री इस शिक्षा मंत्री का हर काम की निगरानी करेगा, क्या क्या इस शिक्षा मंत्री कर रहा है। गृह मंत्री तो शैडो गृह मंत्री के काम को देखेगा, निगरानी करेगा क्या क्या कर रहा है और उसकी आलोचना भी करेगा। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में इतना सारा कुछ जो मैं बता रहा हूँ ये सब सवाल ही है, कोई भी एक चीज़ भी बकवास नहीं कर रहा हूँ। ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो अपोजिशन लीडर होता है उससे उम्मीद की जाती है कि जैसे ही सरकार गिरती है या कभी भी सरकार बनाने की इमरजेंसी नौबत आ जाएगी, रूलिंग पार्टी की अगर गवर्नमेंट गिरती है तो अपोजिशन लीडर का एक कर्तव्य होता है कि वो अपने मेंबर्स के साथ में तैयार रहे ताकि देश को एक शासन व्यवस्था समुचित रूप से दे पाए। अभी ब्रिटेन में लेबर पार्टी जो है वो अपोजिशन में है और कंजर्वेटिव पार्टी जो है वहाँ पर वो सत्ता में है। तो ये आपका हो गया थोड़ा सा पॉलिटी का, मैंने बता दिया। लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में यूपीएससी ने अपने पीटी एग्जामिनेशन में पूछा हुआ है, तो कृपया करके इसको देख लें। इलेक्शन के पश्चात लीडर ऑफ अपोजिशन, लोकसभा का इलेक्शन, उसके अलावा लोकसभा स्पीकर, ये सारा मैं आपको, प्रधानमंत्री, उनका कैबिनेट, सारा कुछ मैं पढ़ा चुका हूँ। अब राष्ट्रपति जी का अभिभाषण होगा। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण कितनी बार होता है? तो ध्यानपूर्वक सुनिएगा। जब जब नए लोकसभा का गठन होगा तब राष्ट्रपति जी का एक संयुक्त अधिवेशन होता है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाकर एक अधिवेशन आयोजित की जाती है जिसमें राष्ट्रपति महोदया अपना भाषण देती हैं। और जब जब वित्त वर्ष शुरू होता है तो जो बजट सेशन चलता है हर साल, अगले साल जैसे फरवरी 2025 में जब बजट सेशन शुरू होगा तब भी राष्ट्रपति महोदया का संबोधन होता है, अधिवेशन होता है और उसमें वो भाग लेती हैं और सरकार के कामकाजों को गिनाती हैं। तो ये राष्ट्रपति जी का अधिवेशन, ये आर्टिकल होता है। संसद चैप्टर खोलिएगा, राष्ट्रपति चैप्टर खोलिएगा और उसमें देखिएगा किस आर्टिकल में राष्ट्रपति जी के संबोधन के बारे में चर्चा किया गया है और उसको याद कर लीजिएगा। ये भी पूछा जा सकता है कि आज तक कितनी बार राष्ट्रपति महोदया ने किया है। तो जितनी बार नए लोकसभा का गठन हुआ होगा, जितनी बार आज तक फाइनेंशियल ईयर शुरू किया गया, उन दोनों को जोड़ देंगे, उतनी बार राष्ट्रपति महोदय ने सदन को संबोधित किया है, सदन को किया है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। यूपीएससी ने एक शानदार सा सवाल पूछा
कि संसद का हिस्सा कौन कौन होते हैं, यही सवाल पूछा था। बहुत ही आसान सवाल हो गया ये। तो कौन कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति हो गए और उसके बाद साथ से लोकसभा और राज्यसभा, ये तीन मिलकर संसद का निर्माण होता है। कृपया करके ध्यान में रखिएगा। राष्ट्रपति जी जब तक किसी भी एक्ट पर साइन नहीं करेंगी तब तक वो लागू नहीं होगा। इसलिए कहा जा सकता है कि लोकसभा राज्यसभा या राज्यसभा लोकसभा से पारित होने के पश्चात कोई भी एक्ट तभी लागू होते हैं जब राष्ट्रपति जी उस पर अपना साइन कर देते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको कंठस्थ होना चाहिए, याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए क्या क्या हो रहा है। लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट जब हो गया है तो कब होता है अपॉइंट, जब 10% उसके पास कम से कम सीट हो, सदन का 10% उसके पास में सीट हो। बहुत दिनों के बाद लीडर ऑफ अपोजिशन अपॉइंट हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला एक छोटा सा इसको देख रहे हैं, बैठा हुआ है मस्त, गर्मी का मजा ले रहा है अच्छे मौसम का। कौन है ये, तो लेपर्ड है ये। और बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, इसको देश का सबसे बड़ा लेपर्ड क्या घोषित किया गया भाई, तो लेपर्ड सफारी घोषित किया गया। और साउथ इंडिया का दक्षिण भारत का पहला लेपर्ड सफारी बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान को घोषित किया गया। ये कर्नाटक राज्य में है बंधुओं, तो इसके बारे में जरा ध्यान में रखिएगा। तो देश का पहला कौन सा है, और दक्षिण भारत का ये पहला है, तो यानी उत्तर भारत में ऑलरेडी होगा कहीं पर। उसके बारे में मास्टर बताएगा तुमको, मास्टर है ये कहाँ पर, किस लिए, उसी के लिए है। चलिए पहले आज का मुख्य न्यूज़ डिस्कस करते हैं, जो है आपका जहरीली शराब के बारे में, जिसमें जहरीली शराब के बारे में डिटेल में हम लोग समझेंगे, उसके विज्ञान को समझेंगे कि इथाइल अल्कोहल पीना चाहिए कि मिथाइल अल्कोहल पीना चाहिए, कोई नहीं पीना चाहिए, दोनों ही नुकसान होता है। एक धीरे धीरे आपको मारेगा और एक तुरंत मार देगा, अंतर बस यही होता है। मिथाइल अल्कोहल पीने से आपको बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। जहरीली शराब बोलते उससे आंख अंधापन आ सकता है, हार्ट की डिजीज हो सकती है, नर्वस सिस्टम खराब हो सकता है, बहुत सारा कुछ होता है। तमिलनाडु में बहुत बड़ी त्रासदी आई थी, अभी 50 से ज़्यादा लोगों की मृत्यु हुई है। पिछले साल बिहार में भी हुई थी, जिसमें काफ़ी बड़े स्तर पर लोगों की मृत्यु हो गई थी। बनाने के प्रोसेस में, किण्वन के प्रोसेस में अगर एक बार ऑक्सीजन प्रवेश कर जाता है तो उससे वो जहरीली शराब बन जाती है। चलिए देखेंगे उसकी को डिटेल में आज समझते हैं, जहरीली शराब के त्रासदी को समझते हैं, और उसके पश्चात से आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट न्यूज़ पर। और नेक्स्ट न्यूज़ में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे आज, तो लोकसभा के उपाध्यक्ष की नियुक्ति, इसको डिस्कस करेंगे हम लोगों के। वन लाइनर काफ़ी सारे हैं आज। देखिए क्या है न्यूज़ की, हाल ही में तमिलनाडु के कल्लाकुरिची जिले में जहरीली शराब पीने से लगभग 34 लोगों की मृत्यु हुई थी। ये ऑफिशियल डेटा है गुरु, बहुत बड़े स्तर पर मृत्यु होती है लोगों की, है ना। लगभग 100 अन्य लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब जरा मुझे बताइए, यहाँ पर एक एथिक्स का सवाल खड़ा होता है। कल एक बच्चे ने कमेंट किया था कि आपकी वीडियो में फालतू चीज़ें बहुत होती हैं। मैं तो एक लाइन भी नहीं बोलता हूँ, मैं ज़्यादा चीज़ें फैक्ट के अलावा इसलिए बोलता हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी समझ डेवलप हो जाए। यहाँ पर एक एथिक्स का सवाल है। एथिक्स का सवाल क्या है कि सरकार को क्या मृत लोगों को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, क्या इन मृत लोगों को? इनकी मौत जहरीली शराब पीने की वजह से हुई है। तो अगर सरकार आर्थिक सहायता देती है तो लोग सोचेंगे कि हम मर भी जाएंगे तो हमारे परिवार को तो आर्थिक सहायता मिलेगी ही, 5 लाख 6 लाख 7 लाख रुपया। और पीने वाले सामान्यतः सबसे गरीब तबके के लोग होते हैं, अगर पैसा होगा तो अच्छी शराब पिएंगे। तो क्या इनको आर्थिक सहायता देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? एथिक्स का सवाल है, ज़रा सोचिएगा कि क्या इसका उत्तर हो सकता है। बिहार में इस चीज़ को लेकर बड़ा बवाल हुआ था, सरकार ने कुछ मदद देने की कोशिश की थी तो सरकार ने किसी और उपाय करके मदद दिया था। जरा देखिए आगे है क्या, हूच जहरीली शराब, हूच बोलते इंग्लिश शब्द में। शब्द का प्रयोग सामान्यतः खराब गुणवत्ता वाली शराब के लिए किया जाता है, जो हुचिनो नामक अलास्का के एक मूल जनजाति से लिया गया है। हुचिलो जनजाति कहाँ पर रहती है, तो जो अलास्का में रहती है, जो बहुत ही तीक्ष्ण शराब बनाने के लिए जानी जाती है। हुचिनो ठंडे प्रदेश में, जैसे शराब को लेकर अपने यहाँ पर जो एक रूढ़िवादिता है और वो सही भी है, सभी प्रदेशों की अलग अलग नीड होती है। जैसे भारत में चाय जिस प्रकार से पीते हैं, फ्रांस में चाय को लेकर उतना ही लोग डरते हैं कि चाय बहुत गंदी चीज़ होती, नहीं पीना चाहिए। शराब और बियर का वहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन है, हर कोई आपको सड़क पर पीता हुआ दिखेगा नॉर्मल ड्रिंक के जैसे। तो प्रदेश के हिसाब से ये मायने करता है, भूगोल बहुत ज़्यादा इसको निर्धारित करता है कि कहाँ पर किस चीज़ का कल्चर होगा। चीन में, जापान में, एशिया में चाय का कल्चर दिखेगा, वहीं यूरोप में आपको किसका दिखेगा, तो शराब का दिखेगा। इसका उत्पादन प्रायः अनियमित एवं अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में किया जाता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी जोखिम उत्पन्न हो सकता है। जहरीली शराब उत्पादन में गुणवत्ता नियंत्रण की कमी के कारण उपभोक्ताओं के लिए अल्कोहल की सही मात्रा और उसमें मौजूद संभावित संदूषकों की पहचान करना कठिन हो जाता है। आपको पता होना चाहिए बियर होता है या फिर अलग अलग जो कंटेंट होते हैं शराब के, अल्कोहल के, उसमें अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है।
अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होती है और अल्कोहल की मात्रा अलग अलग होने के नाम पर ही उनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से बेचा जाता है, वो भी समझेंगे आज हम लोग। उत्पादन की प्रक्रिया किण्वन प्रक्रिया बोलते हैं इसको। इसकी उत्पादन प्रक्रिया बियर अथवा वाइन बनाने के समान होती है। इसकी शुरुआत फलों, अनाजों या गन्ने जैसे शर्करा युक्त पदार्थों से होती है। जैसे बिहार में गुड़ का बनाया जाता है, गुड़ का बनाया जा रहा है आजकल बहुत बड़े स्तर पर। इसमें खमीर मिलाया जाता है जो शर्करा को किण्वित करके अल्कोहल तथा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित कर देता है। जो शर्करा जो होता है उसको किण्वन के प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल OH और CO2 में बदल देता है, अलग अलग कर देता है इनसे। यही OH हो गया अल्कोहल आपका। आसवन विकल्प। शराब में प्रायः अधिक क्षमता शक्ति होती है जबकि बियर या वाइन में अल्कोहल की मात्रा कम होती है। बियर या वाइन में 10 से 15%, अगर आप कोई बहुत ही कड़ा वाला बियर लेंगे तो 20% के आसपास में उसमें होती है। आसवन में किण्वित मिश्रण को गर्म करके अल्कोहल की मात्रा में वृद्धि की जाती है। अल्कोहल अपने निम्न क्वथनांक के कारण पहले वाष्पित हो जाता है तथा वाष्प एकत्रित कर लिया जाता है, पुनः द्रव में संघनित कर दिया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अल्कोहल की सांद्रता अधिक हो जाती है। और जितना ज़्यादा अल्कोहल की सांद्रता अधिक होगी, जितना ज़्यादा उसका कंसंट्रेशन हम लोग बढ़ाएंगे, उतना ही ज़्यादा ये नशा के उपयोग किया जा सकता है। शराब में अल्कोहल की मात्रा कितनी होती है? इथेनॉल एक प्रकार का अल्कोहल जो सामान्यतः मादक पेय पदार्थों में पाया जाता है। इथाइल अल्कोहल पीते हैं आप लोग, जो भी पीते हैं नहीं पीना चाहिए। सबसे ख़राब चीज़ होती है नशा। किसी भी चीज़ का अगर आपको लत लग रहा है तो यकीन मानिए उससे ख़राब चीज़ पृथ्वी पर होता ही नहीं कुछ, स्मोकिंग करते हो या ड्रिंकिंग कुछ भी। चलिए यहाँ पर आ जाते। इथाइल अल्कोहल सामान्यतः जो आपको पीने वाले शराब दिखते हैं उनमें उपयोग होता है और बनाने के प्रोसेस में जब मिथाइल अल्कोहल वो बन जाता है तो जहरीली शराब हो जाती है। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा आपको। मेथेनॉल और इथाइल में अंतर ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में अगर ऑप्शन में इस तरह से पूछा जाता है, साइंस एंड टेक में पूछा जा सकता है, क्योंकि बिहार में भी देखा गया त्रासदी, तमिलनाडु में भी देखा गया और ये बहुत बड़ी चीज़ बन रही है। और सामान्य तौर पर सबसे गरीब तबके, समाज के सबसे पिछड़े लोग इससे प्रभावित होते हैं। आप देख भी सकते हैं जब ये एक्सीडेंट वगैरह की न्यूज़ वगैरह आते हैं तो उसमें देखेंगे तो आपको स्पष्ट पता चलेगा कि गरीब परिवार हैं, जो गरीब परिवार का कमाने वाला आदमी जो था वो मर गया। इथेनॉल C2H5OH एक यौगिक है। C2H5 और OH, एक OH इनसे लगा होता है। OH समूहित तो अल्कोहल होता है जो 2 कार्बन परमाणु, 6 हाइड्रोजन परमाणु तथा एक हाइड्रोक्सिल समूह OH से जुड़ा हुआ होता है। शराब को उनके अल्कोहल युक्त सामग्री के आधार पर विभेदित किया जाता है। बियर में यह 5% से लेकर वोडका और विस्की जैसे में 40% तक होती है और इसी को कहा जाता है कि अल्कोहल की मात्रा किस में कितनी है। जो सबसे सॉफ्ट बियर होते हैं उन्हें 5% होता है, हार्ड वाले में 10% तक होता है, 15% तक होता है और जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है विस्की तक में तो उसमें शराब की मात्रा, अल्कोहल की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है। शरीर के अंदर इथेनॉल का चयापचय यकृत और अमाशय में अल्कोहल डिहाइड्रोजन एंजाइम द्वारा एसिटल्डिहाइड में हो जाता है, फिर एसिटल्डिहाइड इसको एसीटेट में बदल देता है और उस प्रकार से ये हमारे शरीर को कोई ख़ास नुकसान नहीं पहुंचाता है। बहुत ज़्यादा अगर आप कंज्यूम करेंगे तो आपका लीवर ज़रूर ख़राब हो जाएगा धीरे धीरे, लेकिन जहरीली शराब की तुलना में ये हमारे शरीर में पच जाता है और रक्त में अल्कोहल की मात्रा ज़रूर बढ़ा देता है थोड़ा सा, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ शरीर जो है इसको पचा लेती है अगर अच्छी क्वालिटी का पीते हैं तो। वैसे कोई भी क्वालिटी का नहीं पीना चाहिए। नकली शराब, यह एक नकली शराब है जिसे अक्सर घर या स्थानीय स्तर पर बनाया जाता है। इसे मेथेनॉल मिलाया जाता है। यही वो सबसे खतरनाक चीज़ है जो आपको अंधा बना देती है, बहुत ज़्यादा अंधा बनाती है लोगों को। ये खराब अल्कोहल सबसे पहले आपको आँख का ख़राब कर देगी आपका, ताकि शराब को उसके नशीले प्रभाव के मामले में ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके, बनाने वाली शराब की मात्रा बढ़ाई जा सके। और यह एक हानिकारक पदार्थ है जो अधिक मात्रा में सेवन करने पर खतरनाक हो सकता है। और आशुद्ध किण्वन मिश्रण में उपयोग योग्य इथेनॉल के साथ साथ विषाक्त मेथेनॉल की उपस्थिति के कारण हूच उत्पादन में अंतर्निहित जोखिम होता है। बस यही होता है जहाँ पर इथेनॉल के साथ साथ मिथेनॉल मिक्स हो जाता है और मिथेनॉल की मात्रा थोड़ी सी भी बढ़ गई, 1-आध% भी बढ़ने पर ये पूरे सिस्टम को ख़राब कर देता है, आपको जान से मार देगा। और जान से अगर नहीं मरे हैं तो शरीर को विकृत करके रख देगा ये। विनियम, खाद्य संरक्षण और मानक, अल्कोहलिक पेय मानक विनियम 2018 विभिन्न शराबों में मेथेनॉल की अधिकतम स्वीकार्य मात्रा निर्धारित करती है सरकार। ये मान एक विस्तृत श्रृंखला में फैले हुए हैं जिसमें नारियल फेनी में अनुपस्थिति, देसी शराब में 50 ग्राम प्रति 100 लीटर, पॉट डिस्टिल्ड स्पिरिट में 300 ग्राम प्रति 100 लीटर शामिल किया गया है। तो एक 100 लीटर में 50 ग्राम ये होना चाहिए और अगर ये बढ़ जाता है तो सोचिए 50 ग्राम 100 लीटर में, 50 ग्राम 100 लीटर शराब में होना चाहिए और अगर थोड़ा सा भी बढ़ गया तो फिर सत्यानाश।
मेथेनॉल, इसके उपयोग के बारे में मुख्य तथ्य क्या है। मेथेनॉल जिसे रासायनिक रूप से CH3OH के रूप में जाना जाता है। इथेनॉल का क्या था, इथेनॉल का था C2H5OH। केमिस्ट्री पढ़ा होगा ना, 9th का केमिस्ट्री है ये, तो 9th का केमिस्ट्री में ही हम लोगों ने तो डायनामाइट बनाना भी सीख लिया था। 9th की केमिस्ट्री में है गुरु, बिहार बोर्ड वाले में है डायनामाइट बनाना, फॉर्मूला याद किया था। बनाएंगे कहाँ से, प्रैक्टिकल तो होता ही नहीं है। एक सरल अल्कोहल अणु है जिसमें एक कार्बन परमाणु, 3 हाइड्रोजन परमाणु और एक हाइड्रोक्सिल समूह OH से बंधा होता है। ये CH3OH हो गया मेथेनॉल का, और C2H5OH किसका हो गया, तो एथेनॉल का हो गया। विनियम, मेथेनॉल को भारत में खतरनाक रासायन निर्माण, भंडारण और आयात नियम 1989 की अनुसूची 1 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। भारतीय मानक IS 570 निर्दिष्ट करता है कि मेथेनॉल की गुणवत्ता कैसे निर्धारित की जानी चाहिए। औद्योगिक उत्पादन इसका किया जाता है क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पर बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। कॉस्मेटिक आइटम में और भी कई सारे ऐसी चीज़ हैं जहाँ पर OH का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। जो सैनिटाइज़र वगैरह होते हैं उसमें भी अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। बहुत बड़े स्तर पर शैम्पू वगैरह में, कॉस्मेटिक उद्योग में उपयोग किया जाता है। मेथेनॉल का उत्पादन मुख्य रूप से औद्योगिक रूप से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन को कॉपर तथा जिंक ऑक्साइड उत्प्रेरक उपस्थिति में 50 से 100 ATM दबाव लगभग 250 डिग्री सेल्सियस तापमान पर संयोजित करके किया जाता है। इसके द्वारा मेथेनॉल का उत्पादन होता है। ऐतिहासिक रूप से मेथेनॉल का उत्पादन लकड़ी के हानिकारक आसवन के माध्यम से भी किया जाता है। यह विधि प्राचीन काल से ही जानी जाती है, जिससे प्राचीन मिस्र भी शामिल था। मेथेनॉल का उत्पादन जहाँ पर भी शर्करा, कार्बोहाइड्रेट्स की उपस्थिति होगी वहाँ से मेथेनॉल आसानी से बनाया जा सकता है। इसीलिए मेथेनॉल वगैरह का उपयोग सामान्य रूप से बहुत प्राचीन समय से होता आ रहा है। नशे के लिए इसका उपयोग किया जाता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होना चाहिए, बहुत ही कम मात्रा में। आप इसी से अंदाज़ा लगाइए, 100 लीटर में 50 ग्राम, तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा खतरनाक होता है ये। औद्योगिक उपयोग क्या है इसका बंधुओं, ये आपसे पूछ सकता है एग्जाम में। मेथेनॉल एसिटिक एसिड, फॉर्मल्डिहाइड, विभिन्न सुगंधित हाइड्रोकार्बन के उत्पादन के महत्वपूर्ण अग्रदूत के रूप में कार्य करता है। इसके रासायनिक गुणों के कारण इसका व्यापक रूप से विलायक, मतलब सॉल्वेंट के तौर पर, एंट्रीफिज और विभिन्न औद्योगिक प्रक्रियाओं में इसका उपयोग किया जाता है। मानव शरीर पर प्रभाव, तो ये मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब ये क्या होता है, शरीर में मेथेनॉल विषाक्त उप उत्पादों मुख्यतः फॉर्मिक एसिड में टूट जाता है। यह एसिड रक्त में शरीर की कमजोर pH संतुलन को बाधित करता है, जिससे मेटाबॉलिक एसिडोसिस, अत्यधिक एसिड का उत्पादन जिसे किडनी द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता नामक स्थिति पैदा कर देता है। शरीर में इतना ज़्यादा एसिडिक चीज़ें बना देता है जो किडनी उसको झेल नहीं पाता है। सबसे पहले उसी का फेल्योर होता है जहरीली शराब पीने वालों में। इससे रक्त अत्यधिक अम्लीय हो जाता है, जिससे उसके ठीक काम करने की क्षमता बाधित हो जाती है। जो आपका ब्लड है वो इतना ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा कि आपका नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करेगा, शरीर सही से काम नहीं करेगा, किडनी सही से काम नहीं करता है। सेलुलर ऑक्सीजन का अभाव, फॉर्मिक एसिड साइटोक्रोम ऑक्सीजन नामक एंजाइम में भी हस्तक्षेप करता है, जो सेलुलर श्वसन के लिए महत्वपूर्ण है। यह कोशिकाओं को ऑक्सीजन को उपयोग करने की क्षमता को बाधित कर देता है। कोशिका जो O2 का वहन कर रहे हैं उसको भी ये बाधित कर देता है, जिसके कारण से सांस लेने में भी दिक्कत होने लग जाती है जब इस प्रकार के जहरीली शराब का सेवन किया जाता है, तो जिससे लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है जो एसिडोसिस में तथा योगदान देता है। कृपया करके ये टर्मिनोलॉजी को इनको ध्यान में रखिएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ। यूपीएससी ने एक बड़ा ही खतरनाक सा सवाल पूछा। उसने पूछा, निम्न में से किन उद्योगों में काम करने वाले लोग जीनेटिक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। जीनेटिक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। ये यूपीएससी का सवाल है, ये यूपीएससी का सवाल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। और क्यों पूछा था, क्योंकि उस समय चर्चा में आ गया था ये जेनेटिक बीमारी वगैरह। तो उसने पूछा कि निम्न से कौन से उद्योग में काम करने वाले लोग जेनेटिक बीमारी से प्रभावित हो सकते हैं। पेंट उद्योग था, और ऐसे ही शीशा उद्योग था, कोयला था, और 2-3 ऑप्शन था। देखिएगा इस सवाल को ज़रा, कठिन सवाल है, 2018-17 के आसपास का सवाल है। साइंस एंड टेक में मैं आपको करवाऊँगा भी, तो उसमें ये पूछ लिया गया था। तो इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं कि निम्न में से किस उत्पाद के कारण कौन सा रोग होता है। और एनसीईआरटी में ये चैप्टर भी दिया हुआ है, रोग और उनके कारण। एनसीईआरटी अगर आप साइंस का पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चैप्टर है, और इसके लिए इसको पढ़ना अनिवार्य होता है। जैसे आपसे पूछ सकता है कि भाई यौन संचारों द्वारा किन किन रोगों का प्रसार होता है। आप तो केवल HIV जानते हैं, और भी कई सारी बीमारियाँ होती हैं। तो इसलिए इस तरह के चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, किससे कौन कौन सी चीज़ हो सकती है। जैसे इससे दृष्टिहीनता होती है, अभी मैंने आपको कितनी बार बताया, दृष्टिहीनता
हो जाती है। ये ऑप्टिकल न्यूरोपैथी हो सकती है। इस स्थिति से अंधेपन सहित अस्थायी दृष्टि समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। रेटिना को हानि पहुंचाता है। तंत्रिका तंत्र, तब से मैं नर्वस सिस्टम बोल रहा हूँ, सबको प्रभावित करता है। मस्तिष्क की क्षति हो सकती है। इससे सेरेब्रम एडिमा, मस्तिष्क में द्रव का जमाव और रक्तस्राव, खून बहना हो सकता है। इससे कोमा और मृत्यु भी हो सकती है। उपचार क्या है? फार्मास्यूटिकल ग्रेड इथेनॉल, मेडिकल इथेनॉल लीवर में इन्हीं एंजाइमों के लिए मेथेनॉल से प्रतिस्पर्धा करता है। चूंकि शरीर इथेनॉल को बहुत तेजी से लगभग 10 गुना प्रोसेस करता है, इसलिए मेथेनॉल को जहरीले फॉर्मिक एसिड में बदलने से रोकता है। तो फार्मास्यूटिकल ग्रेड का जो इथेनॉल है, जो दवाइयों के लिए उपयोग किए जाने वाला अल्कोहल है, वो चढ़ाया जाता है झट से, ताकि इथेनॉल जो है मेथेनॉल को रिप्लेस कर दे और शरीर को बचाया जा सके। इथेनॉल को 10 गुना तेजी गति से हमारा शरीर जो है वो प्रोसेस करता है, इसीलिए तुरंत नशा आता है आपको जैसे ही पीते हैं। तो फोमोपिजोल यह एडीएच एंजाइम से जुड़ता है, जिससे मेथेनॉल का फॉर्मिक एसिड में मेटाबॉलिक धीमा हो जाता है। शरीर को गंभीर नुकसान पहुंचाने से पहले मेथेनॉल को खत्म कर सकता है। डायलिसिस उपयोग किया जाता है। और फोलिनिक एसिड यह औषधि शरीर दवा फॉर्मिक एसिड को कार्बन डाइऑक्साइड और जल जैसे हानिकारक पदार्थों में विघटित करने में मदद करती है, और उसके कारण से जल और कार्बन में अगर बदल दिया है तो आसानी से हमारे शरीर से बाहर आ सकता है और जान बच सकती है। तो जैसे ही पहुँचते हैं ये बीमारी वाले लोग, जहरीले शराब के मरीज पहुंचते हैं अस्पताल में, तो झट से उनको सबसे पहले इथेनॉल या फिर डायलिसिस पर लगा दिया जाता है। पूरे प्रोसेस को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक देखिए क्या है। अगला टॉपिक है आपका लोकसभा का उपाध्यक्ष। बहुत दिनों के पश्चात चुनाव हो रहा है लोकसभा उपाध्यक्ष का, जो विपक्षी पार्टी से हो सकते हैं। पिछले लोकसभा के सत्र में जब ओम बिरला जी बने हैं हमारे तो लोकसभा स्पीकर, तो उसमें उपाध्यक्ष का पद रिक्त था भारत के संसद में। उससे पहले जब सुमित्रा महाजन जी थी तो एआईएडीएमके है, अन्ना द्रमुक है शायद, ये एआईडीएमके है, देखिएगा। उसके मेंबर जो थे वो लोकसभा उपाध्यक्ष थे मोदी जी के पहले टर्म में। मोदी जी के दूसरे टर्म में नहीं है, और मोदी जी के तीसरे टर्म में उपाध्यक्ष बनेंगे। विपक्ष की सीटें संख्या में हुई वृद्धि ने उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर पद हासिल करने में उनकी रुचि को पुनः जागृत कर दिया है। 17वीं लोकसभा 19 से 24 के दौरान रिक्त रहा है, 18वीं में होगा। 16वीं लोकसभा से अलग है, जहां सत्तारूढ़ पार्टी के सहयोगी दल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने संभाला था। सत्तारूढ़ उस समय की बीजेपी जो थी उसकी सहयोगी दल डीएमके है, शायद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम है, डीएमके पार्टी या एआईडीएमके। देखिएगा किसके मेंबर थे जो 16वीं लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही वो स्पीकर पर, वाइस स्पीकर क्या बोलते हैं, डिप्टी स्पीकर के पद पर थे। उपाध्यक्ष की भूमिका क्या होती है? तो जो सब कुछ अध्यक्ष की भूमिका होती है वो इनकी भी होती है। 95(1) इनमें प्रावधान है, कृपया करके इसे याद रखें। यूपीएससी भी आर्टिकल पूछता है तो बीपीएससी पूछ ही सकता है। कैसे याद करें मुझे नहीं पता। यह अध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उपाध्यक्ष उसके कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। सदन की अध्यक्षता करते समय उपाध्यक्ष को अध्यक्ष के समान ही शक्तियां प्राप्त होती हैं। नियमों में अध्यक्ष के सभी संदर्भों को उपाध्यक्ष के लिए भी संदर्भ माना जाता है उस समय के लिए जब वो अध्यक्षता करते हैं। तो जो भी उनके पास में शक्तियाँ होती हैं वो सब डिप्टी स्पीकर के पास भी शक्तियाँ होती है, शक्तियों के रूप में बिल्कुल समान होते हैं। ये लोकसभा का अध्यक्ष अगर उपस्थित है तो उपाध्यक्ष अपने पद संभालेगा, और अगर लोकसभा का जो स्पीकर महोदय हैं अगर वो पद संभाले हुए हैं तो उपाध्यक्ष एक नॉर्मल सांसद की तरह संसद में भाग लेंगे। अनुच्छेद 93 से प्रावधान है कि लोकसभा को यथाशीघ्र सदन के 2 सदस्यों को क्रमशः अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुनना होगा। 93 में यह प्रावधान किया गया है। 178 इसमें राज्य विधानसभा के बारे में बोला गया। 178 में राज्य विधानसभा के बारे में बोला गया, स्टेट के बारे में। उपाध्यक्ष चुनने की बाध्यता संविधान उपाध्यक्ष चयन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, जिससे सरकार उनकी नियुक्ति में देरी कर सकती है, उन्हें टाल भी सकती है, और इसीलिए टाला गया। पिछले पूरे लोकसभा में उपाध्यक्ष का पद रहा ही नहीं। अनुच्छेद 93 अनुच्छेद 178 में करेगा और जितनी जल्दी हो सके शब्दों का इस्तेमाल किया गया, जो यह दर्शाता है कि केवल अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव अनिवार्य है, बल्कि इसे जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए। चुनाव के नियम क्या है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों में से उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत के द्वारा किया जाता है। यूपीएससी ने बड़ा ही कठिन सा सवाल पूछा कि क्या मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट नहीं है, क्या उनको स्पीकर का पद एलोकेट किया जा सकता है? अगर वो अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो नहीं किया जा सकता है। जो लोकसभा के स्पीकर बनेंगे उनको पार्लियामेंट का सदस्य होना चाहिए। 6 महीने के अंदर निर्वाचित होने वाला प्रावधान उनके लिए नहीं है। जो सदस्य चुनकर आए हैं उन्हीं में से एक सदस्य को स्पीकर और एक को वाइस डिप्टी स्पीकर बनाया जाता है। तो कृपया करके इसे ध्यान रखें, यूपीएससी का स्टेटमेंट है इसलिए मैंने आपको बता दिया।
लोकसभा उपाध्यक्ष का चुनाव लोकसभा प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम 8 के द्वारा शासित होता है। उपाध्यक्ष का चुनाव आमतौर पर दूसरे सत्र में होता है, लेकिन नई लोकसभा या विधानसभा के पहले सत्र में भी हो सकता है, पहले दूसरे, जिसमें इच्छा हो कर लो। उपाध्यक्ष सदन के भंग होने तक अपने पद पर बना रहता है। त्यागपत्र और निष्कासन 94 में, राज्य विधानसभा के लिए 179 में। अध्यक्ष उपाध्यक्ष लोकसभा के सदस्य नहीं रह जाते हैं तो अपना पद छोड़ देंगे और वे लोकसभा के सभी सदस्यों को पूर्ण बहुमत के द्वारा पारित प्रस्ताव द्वारा इस्तीफा भी दे सकते हैं या पद से हटाए भी जा सकते हैं। विपक्ष की ओर से उपाध्यक्ष संसदीय परंपरा के अनुसार, नॉट संविधान, परंपरा है, ये शब्द भी दे सकता है आपसे। विपक्षी पार्टी ने कई मौकों पर लोकसभा उपाध्यक्ष का पद संभाला है, जिसमें कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकारों के साथ साथ प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पीवी नरसिम्हा राव, चंद्रशेखर के कार्यकाल के दौरान भी विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं उनको उपाध्यक्ष का पद दिया जाता था। और कल जब अध्यक्ष के पद के लिए चयन हुआ कल, तो ये संसदीय परंपरा है। ध्यान से सुनिएगा, आपने वीडियो देखा होगा कि राहुल गांधी जी, मोदी जी मिलकर उनको छोड़ने जा रहे हैं। तो एक संसदीय परंपरा है जिसमें विपक्ष की पार्टी का नेता और सदन का नेता दोनों मिलकर उनको स्पीकर की कुर्सी तक ले जाते हैं। और अगर विपक्ष का नेता नहीं है तो विपक्षी दल का, सबसे बड़ा दल का जो नेता होते, जैसे पिछली बार अधीर रंजन चौधरी जी थे, इस बार ही ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है, पिछली बार भी ऐसा हुआ था। तो उनको कहाँ तक छोड़ने जाते हैं तो स्पीकर के कुर्सी तक जाते हैं। तो एक अच्छी परंपरा है लोकतंत्र में। नियुक्ति का थोड़ा सा इतिहास देख लिए। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर को 1956 में अपना कार्यकाल पूरा किए बिना मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात उपाध्यक्ष एम अनंत सैनम अयंगर ने 1956 से 1957 के अवधि तक लोकसभा के शेष कार्यकाल का कार्यभार संभाला था, उपाध्यक्ष महोदय ने। इसके पश्चात अयंगर को दूसरी लोकसभा का अध्यक्ष चुना गया था। इसी प्रकार 2002 में जीएमसी बाल योगी के निधन के बाद मनोहर जोशी द्वारा अध्यक्ष का पद धारण करने से पूर्व उपाध्यक्ष और कांग्रेस संसदीय पीएम सईद, कांग्रेस के सांसद पीएम सईद ने 2 माह की अवधि के लिए कार्यवाहक अध्यक्ष का पद भी ग्रहण किया था। मतलब कि अगर जो स्पीकर महोदय हैं वो नहीं रहते हैं या उनकी मृत्यु हो जाती है या वो सदन उपस्थित नहीं है, तो उस समय संपूर्ण रूप से कार्यभार कौन संभालता है? तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर पद संभालता है। इस्तीफा किसको देते हैं? तो ये अपना इस्तीफा देंगे अध्यक्ष को, स्पीकर को, और स्पीकर महोदय किसको देंगे? तो डिप्टी स्पीकर को, डीवाई स्पीकर को देते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला है वन लाइनर, बहुत सारे, देखिए क्या क्या है। अगला न्यूज़ बड़ा ही शानदार है। डेनमार्क के लोगों को अब गाय और सूअर रखना थोड़ा सा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि काऊ और जो पिग होते हैं उनके द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का, मीथेन का उत्सर्जन काफ़ी बड़े मात्रा में किया जाता है। तब वहाँ की सरकार अपने फार्मर्स के ऊपर में काऊ और पिग के लिए टैक्स लगाएगी। दुनिया में पहली बार ऐसा देखा जा रहा है कि पशुपालन के कारण से किसी देश ने अपने यहाँ के फार्मर्स के ऊपर में इस तरह का टैक्स लगाया हो। इसको कृपया करके ध्यान रखें, दुनिया का अद्भुत चीज़ है। पहला कंट्री है दुनिया में जिसने मेथेनॉल एमिशन को लेकर गाय और सुअर पालने वालों पर टैक्स लगाने की घोषणा की है। गौ माता के पर भी टैक्स लगता है, कौन जान सकता है भाई? जरा इसको ध्यान में रखिएगा कृपया करके। इसमें यह भी कहा गया है कि हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को बहुत कोसते हैं कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ये हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वो हो रहा है, लेकिन दरअसल में सबसे बड़ा जो आपका सातिर खिलाड़ी है वो है मीथेन। मीथेन बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन को, ग्रीन हाउस को बढ़ावा देता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को। ग्लोबल वार्मिंग में मीथेन का बहुत बड़ा योगदान है और पशुपालन और एग्रीकल्चर प्राइमरी सोर्स में से एक है मीथेन के उत्सर्जन का। इसलिए आपको पता होगा अल्फ़ा प्रकार की घासों का भी, अल्फ़ा प्रकार के जो अलग अलग फूड होते हैं, एनिमल फूड बनाए जा रहे हैं, उनके द्वारा भी पशुओं के लिए बनाया जा रहा है चारा, जिसके द्वारा भी क्या किया जाएगा? तो जानवरों के मीथेन उत्सर्जन को कम किया जाएगा। तो कृपया करके ध्यान रखें, हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ पर गाय और पशुओं पर टैक्स लगाने की घोषणा की है मीथेन के उत्सर्जन को कम करने के लिए या एमिशन को कम करने के लिए? तो ये डेनमार्क देश है। डेनमार्क चॉकलेट के लिए प्रसिद्ध है और भारत से पहले दुनिया में दूध उत्पादन के लिए जाना जाता था, लेकिन अभी हम दुनिया में सबसे ज़्यादा दूध का उत्पादन करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक बड़ा ही शानदार सा है। क्या नाम है इनका? संजना ठाकुर जी नाम है इनका, और इनको कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़ इनको प्रदान किया गया है। प्लीज़ ध्यान में रखिएगा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। कॉमनवेल्थ बेस्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी में इनको प्रदान किया गया है, जिसमें कि इनके स्टोरी का नाम है ऐश्वर्या राय। ऐश्वर्या राय नाम है, जो एक शेल्टर होम में रह रही महिला के मदर बनने की कहानी है और उसी के पर आधारित है। ये शॉर्ट स्टोरी है जिसका नाम ऐश्वर्या राय है और
इसको कृपया करके ध्यान रखें। और किसको दिया गया है? संजना ठाकुर को दिया गया है। अब एक चीज़ और है, क्या इनको पहली बार दिया गया है? भारत की पहली महिला है? नहीं, भारत की ये तीसरी विजेता हैं, भारत की तीसरी विजेता हैं ये। इससे पहले 2 बार भारत को और मिल चुका है। पहली बार मिला था 2016 में, पराशर कुलकर्णी को प्रदान किया गया था। उनकी स्टोरी काउ एंड कंपनी, पराशर कुलकर्णी को दिया गया था काउ एंड कंपनी के लिए 2016 ईस्वी में। 2020 ईस्वी में दिया गया था किसको? तो कृतिका पांडे को दिया गया था ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स, इसके लिए दिया गया था। किसको दिया गया था? 2020 में कृतिका पांडे को दिया गया था। इस प्राइज़ को 2012 में शुरू किया गया है। 2012 में शुरू किया गया है, 2012 में इसको शुरू किया गया है। क्या नाम है इसका? कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी प्राइज़। इसके लिए भारतीय लेखक संजना ठाकुर को ये पुरस्कार दिया गया है। अब पुरस्कार की मात्रा कितनी है गुरु? 5000 यूरो है। 5000 यूरो है। यूरो का देखना मूल्य कितना है? 120 या 130 होता है शायद, भारतीय रुपए के बराबर है। और 5000 से उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, मात्र उतना रुपया इनको मिलेगा। नेक्स्ट पर चलते हैं हम लोग। अगला जो न्यूज़ है आपका वो बनेर घाट के बारे में है। अभी मैंने आपको बताया था ये भारत का, इंडिया का लार्जेस्ट लेपर्ड सफारी होगा। इंडिया का लार्जेस्ट, साउथ इंडिया का फर्स्ट, दक्षिण भारत का पहला और भारत का सबसे बड़ा लेपर्ड सफारी होगा बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है, बनेरघट्टा जो भी है, बनेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क। हाँ, और इसको कहाँ पर है, किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य में है। ये कर्नाटक राज्य में है। कर्नाटक के मंत्री के द्वारा इसको इनॉग्रेट किया गया है। तो भाई पहला कौन सा है भारत का? उत्तर भारत में कहाँ पर है? तो जरा वो देख लीजिए। उत्तर भारत में जो है ये झालाना लेपर्ड सफारी पार्क है, जो आपका जयपुर के बगल में है, जयपुर सिटी के बगल में है। और ये भारत का पहला लेपर्ड सफारी पार्क है, भारत का पहला लेपर्ड सफारी पार्क माना जाता है। इसको राजस्थान में जयपुर सिटी के बगल में ही है, झालाना लेपर्ड सफारी पार्क। तो ये ध्यान में रहेगा आपको। नेक्स्ट फैक्ट देखिए क्या है, आज का न्यूज़पेपर में ही था, मैंने सबका कटिंग यहाँ पर इकट्ठा कर दिया था ताकि पीटी फैक्ट में मैं ही पूछ सकूँ आपसे और आप वहाँ पर गलत आंसर लगा सकें। एक बहुत ही बड़े डिप्लोमेट रहे हैं, मुचुकुंद दुबे नाम था इनका। क्या नाम है? मुचुकुंद दुबे। इनका निधन हो गया, 90 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। क्यों मैं ये पढ़ा रहा हूँ भाई? बहुत बड़े डिप्लोमेट रहे हैं। नेहरू जी के ज़माने में इन्होंने भारत के विदेश सेवा को ज्वाइन किया। बहुत बड़े स्तर पर ये फॉरेन सेक्रेटरी भी रहे। और कोल्ड वॉर के पीरियड में जब दुनिया में शीत युद्ध का दौर था, उस समय भारत के विदेश नीति को इन्होंने दिशा देने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। क्या केवल इस मामले के कारण हम लोग याद रखने? नहीं, इनका जन्म बिहार में हुआ था, जसीडी बिहार, जो उस समय बिहार में था 1933 में। अभी वर्तमान में झारखंड में है ये जगह, यहीं पर इनका जन्म हुआ था। मुचुकुंद दुबे हाल ही में निधन हो गया है। वो किस फील्ड से संबंधित थे? तो ये भारतीय विदेश सेवा के शानदार अधिकारी रहे हैं। शानदार अधिकारी ने कई सारे रेस्क्यू ऑपरेशन से लेकर भारत के कई बड़े बड़े जो विदेश संबंध से जुड़े हुए फैसले हैं, उनमें इनका बहुत ज़्यादा योगदान रहा है। नेहरू जी, इंदिरा जी से लेकर बहुत बाद तक बीपी सिंह और तक इन्होंने काम किया है। तो कृपया करके नाम ध्यान में रखें। और नरसिम्हा राव, सभी के साथ इन्होंने काम किया है। आई के गुजराल नीति जो आप पढ़ते हैं, गुजराल का सिद्धांत पढ़ते विदेश नीति में, उसको फॉर्म करने में इनका शानदार योगदान माना जाता है। तो इनका नाम कृपया करके ध्यान रखिएगा, बहुत ही बड़े प्रशासक रहे हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं फैक्ट पर। अगला फैक्ट जो था ये जूलियस असांजे के बारे में है। जूलियस असांजे काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में हाल फिलहाल में आपने देखा होगा। ये ऑस्ट्रेलियन मूल के और ऑस्ट्रेलिया के ही एडिटर, पत्रकार थे बहुत बड़े। और इनको जाना जाता है कि इन्होंने दुनिया भर की सरकारें इंक्लूडिंग इंडिया, दुनिया भर की सरकारों के जो सबसे गहरे राज थे, जिसमें उन्होंने कई सारे गलत कृत्य भी किए थे, भारत को लगाकर भी। अच्छा नहीं लगता सुनने में, लेकिन है, बताऊंगा क्या है। अमेरिका और दुनिया भर के बड़े बड़े देशों को इन्होंने ये करके दिखाया कि देखिए आपने मानवीय त्रासदी को उत्पन्न करने में कितनी बड़ी भूमिका अदा की है। 2010 में उस समय चर्चा आया था जब इन्होंने विकीलीक्स नामक एक वेबसाइट बनाया, लीक वाला, पेपर लीक वाला लीक, जिस पर इन्होंने अमेरिकी सेना का एक वीडियो पोस्ट किया। इन पर एक मूवी बनी है, जो ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा कभी फुर्सत मिले तो। अभी सुन लेंगे तो इनके बारे में थोड़ा सा पता चल जाएगा। विकीलीक्स नामक एक वेबसाइट बना, उस पर इन्होंने एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें अमेरिका की जो सेना है वो इराक के मासूम लोगों पर गोली बरसा रही थी, जिसके पश्चात से इन पर मुकदमा शुरू किया गया। इन्होंने दुनिया भर की सरकारों के वॉर इंडस्ट्री, अब समझ जाएंगे आप कि दुनिया भर में जो भी युद्ध हो रहे हैं वो केवल और केवल अपने हथियार बेचने के लिए युद्ध हो रहे हैं। वॉर इंडस्ट्री, ये शब्द इन्होंने ही समझाया कि आप जो लड़ रहे हैं वो आप लड़ नहीं, आपको लड़वाया जा रहा है।
फ़ायदा कोई और उठा रहा है, कमा कोई और रहा है, ये इन्होंने बताया। साथ में इन्होंने ये भी बताया कि 2009 में जब भारत में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था परमाणु डील के पश्चात भारत में जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था उस समय की यूपीए गवर्नमेंट के खिलाफ, उसमें अमेरिका से पैसे आए थे, भारत के सांसदों में बांटे गए, तब जाके सरकार बचाई जा सकी थी। तो ये भी इन्होंने बताया था। खैर, विकीलीक्स के बारे में इनको ध्यान में रखिएगा। विकीलीक्स के फाउंडर जाने जाते हैं जूलियस असांजे। ब्रिटेन में ये कैद थे और इनके ऊपर मुकदमा वगैरह चल रहा था। अब ये ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हैं, आज़ाद हो गए हैं और ऑस्ट्रेलिया में ही रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया मूल के हैं। आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है, हाल ही में चर्चा में रहा विकीलीक्स के फाउंडर जूलियस असांजे किस देश के निवासी हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के निवासी हैं। बहुत ज़्यादा चर्चा में है, इसलिए इनके बारे में ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ देखिए, नाटो जो संगठन है उसके अगले चीफ कौन होंगे? तो मार्क रूटे। ये कौन है? तो ये अभी वर्तमान में डच पीएम है, डेनमार्क के पीएम है। जो अगला जो नाटो का चीफ होगा वो यही होंगे। तो ये आपसे पीटी में पूछा जाएगा, नाटो के अगले चीफ कौन हो सकते हैं? तो यही हो सकते हैं। वर्तमान में ये डच पीएम है और इनका नाम ध्यान में रखिएगा। और आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं पर समाप्त होता है। कई सारे वन लाइनर भी थे आज जिसको मैंने करवाया, 2 बड़े टॉपिक भी करवाए। थैंक यू सो मच आप सभी का।